हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ गियर में, लॉ ऑफ गियरिंग का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गियर के बारे में बताया था, वो देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है कि गियर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। अब लॉ ऑफ गियरिंग में क्या है कि हमें पता है कि गियर होने के लिए हमारे पास वेलोसिटी जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब कोई सी भी बॉडी है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये कोई सिलेंडर है और ये इस रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से, और यहाँ पर ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट की परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इसको यहाँ पर एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को यहाँ इस शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट करना है, तो वो कैसे ट्रांसमिट करेगा? मोशन ट्रांसमिट मतलब पावर ट्रांसमिट करनी है। तो उसने क्या करा कि एक सिलेंडर ले लिया और इसके शाफ्ट पे एक दूसरा सिलेंडर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया, तो इसने इसको रोटेट कराया। अब ये तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है क्योंकि ये ड्राइवर है, ठीक है, ये तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। अब इसका जो मोशन है, इसकी जो पावर है, इसको यहाँ इस शाफ्ट पे ट्रांसमिट करनी है, तो ये तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक दूसरा सिलेंडर ले लिया, डिस्क ले ली, सिलेंड्रिकल डिस्क। तो ड्यू टू फ्रिक्शनल कांटेक्ट, जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स से ये रोटेट करने लग जाएगा। पर इसमें लिमिटेशन है कि यार ज़्यादा स्पीड होगी इस ड्राइविंग शाफ्ट की तो स्लिप होगा। अब स्लिप होना ही है, ज़्यादा स्पीड होगी, स्लिप क्यों होगा? अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो ये ड्राइविंग शाफ्ट फोर्स लगा रहा है, वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। अब आपको पता है, इस वाले पहले वाले वीडियो में बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो स्लिप होगा। अब स्लिप होगा तो यार मोशन ट्रांसमिट, एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट पावर नहीं मिल पाएगी। तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया कि हमको क्या करें, यहाँ पर प्रोजेक्शन बना लिया, टीथ बना लिया। अब जब दो टीथ एक दूसरे के ऐसे इंगेज होंगे, जब इंगेज होंगे और जब मोशन ट्रांसमिट करेगा तो एग्जैक्ट मोशन ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है, उसको कहते हैं गियर। तो उसके लिए हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इस शाफ्ट का और इस शाफ्ट का, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब पर तो वो तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये होना चाहिए गियर के लिए। तो लॉ ऑफ गियरिंग वहीं से निकल के आता है। तो मैंने क्या करा, मैं दो बॉडी लेता हूं रैंडम किसी भी शेप की, ठीक है। अब देखना लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि मैंने एक दो बॉडी ली, कोई सी भी शेप, रैंडम शेप में, ठीक है। अभी मैं इसको गियर नहीं मान रहा हूं, ठीक है। मैं वो जो लॉ है वो निकालेंगे, उससे कहेंगे कि हाँ ये गियर है। अगर ये लॉ फॉलो करेगा तो उसको, ये लॉ फॉलो करेगा तो ये सब को हम कहेंगे कि हाँ ये गियर का फॉलो करता है रूल, तो हम इसको गियर कह सकते हैं। ये है ना कि हम इस लॉ को, अगर ये फॉलो करता है, कोई भी दो बॉडी है, कोई भी रैंडम शेप में कोई भी दो बॉडी है, अगर उस लॉ को फॉलो करेंगी तो हम उसको गियर मान लेंगे। तो ऐसे ही मैं दो रैंडम बॉडी ले रहा हूँ, तो इस बॉडी से हम लास्ट में निकालेंगे कि गियर होने के लिए क्या लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दो रैंडम शेप ले रहा हूँ, एक शेप मैंने ये ले लिया, ठीक है, रैंडम शेप लिया है, ओके। और एक शेप मैंने ये ले लिया, ठीक है। ठीक है, मैं देख रहा हूं यार, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है कि ये दो मैंने रैंडम शेप ले लिए, ठीक है। अब ये देखना है कि ये मुझे बताना है ना लास्ट में कि क्या लॉ निकल के आता है गियर होने के लिए। तो ये दो रैंडम शेप ले लिए, ये मान लिया मेरा ड्राइवर है, ये मेरा ड्राइवर है और ये मेरा ड्रिवन है। मतलब कि ये मेरी ड्रिवन शाफ्ट पे लगा हुआ है ये वाली बॉडी, और ये मेरी ड्राइवर शाफ्ट पे लगी हुई है बॉडी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये
क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 से, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा 2 स्पीड से। ओके, ये मैंने O1 मान लिया, ये मैंने O2 मान लिया, ये पॉइंट, ठीक है। अब तो सबसे पहली बात क्या होगा, जब ये दो बॉडी रोटेट कर रही हैं तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन नॉर्मल मतलब कि अब आपको पता है कि मैं अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो अलोंग इस बोर्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका नॉर्मल मतलब कि जहां पर ये दोनों, ये बॉडी ड्राइवर इसको कांटेक्ट में आता है, इसके साथ एंगेज होता है, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन, इस बॉडी का भी नॉर्मल और इस बॉडी का भी नॉर्मल, मतलब कॉमन नॉर्मल, और उसी डायरेक्शन में अलोंग द वो जो होगा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो ये है वो डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन है लाइन ऑफ एक्शन की, मतलब कि इस लाइन ऑफ एक्शन के मैं ना, क्योंकि ये शेप मैं थोड़ा सा सही से बना दूं, फिर ना डेरिवेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि है ही ऐसा, थोड़ा सा शेप सही बनाओ इसका, ठीक है। ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर को ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है। ये O2 ये ड्रिवन हो गया, ओमेगा 2 स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका जो नॉर्म मैंने क्या कहा कि कॉमन नॉर्मल, तो ये जो शेप है यहां पर इस डायरेक्शन में, इसका कॉमन नॉर्मल ये है, इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूं, और इस पॉइंट का ये मान लो ये कॉमन नॉर्मल है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये ड्राइवर इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, और इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इस बॉडी पे फोर्स लगेगा, ठीक है। कॉमन नॉर्मल है, इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स लगेगा, ये ड्राइवर इस बॉडी पे लगाएगा, समझ लो, गियर आया तो एक लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, समझिए। तो ये वो जो लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो बॉडी है, ये वाली ड्राइवर मेरा, इस पे जो ड्राइवर बॉडी लगी हुई है, तो इसकी ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की ठीक है, तो इस पॉइंट का एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये पॉइंट, ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो हर बॉडी के किसी ना किसी पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो वो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, वो कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि कोई बॉडी है, मतलब मेरा यहाँ पर एक बॉडी लगी हुई, ये बॉडी है, और ये मैंने इसको इस सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा हूँ, जैसे, ठीक है, इस सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा हूँ, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा वो ये होगी। अब ये बॉडी अगर यहाँ पर आ जाती है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा इन सबके परपेंडिकुलर ही। अब ये बॉडी अगर ये यहाँ आ जाती है, ये वाली, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, समझ गए। तो ऐसे ही, तो इस बॉडी का, ये वाली जो बॉडी है, इसकी जो ये पॉइंट है, इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट के अलोंग होगा, तो वो क्या डायरेक्शन होगा, ये होगा,
समझ गए, ये होगा। और ऐसे ही इस पॉइंट के अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया V2 और ये हो गया V1, क्योंकि ये इसके अलोंग है और ये इसके अलोंग है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या है, अब हमें क्या है, देखो इस वेलोसिटी, ये जो दो वेलोसिटी है इस पॉइंट की जो ये दो वेलोसिटी की आई है, एक तो इस गियर की, एक इसकी, एक ही पॉइंट, ठीक है। एक तो इस वाले गियर की और एक इस वाले गियर की, ठीक है। तो इनका जो कंपोनेंट होगा वो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि फोर्स तो इसके अलोंग लग रहा है, फोर्स तो इसके अलोंग लग रहा है, तो मैं इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट देखूं, इसके अलोंग, भाई फोर्स इसके अलोंग लग रहा है तो इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं, यहां पर एक ड्रॉ करता हूं लाइन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इसको मान रहा हूं बीटा और इसको मान रहा हूं अल्फा, मतलब कि ये जो लाइन है ना, इसको बीटा मान रहा हूं इससे और इसको अल्फा मान रहा हूं, ठीक है। ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा। तो अब ये देखो, ये 90 माइनस बीटा है। अब ये V2 इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 है, V2 ओमेगा 2, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस बॉडी का है, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना, मैंने कहा ना इसके परपेंडिकुलर ही इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये 90 है। तो ये जब 90 है ये वाला, और ये 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना होगा, ये बीटा होगा। समझ रहे ना। अब भाई ये पूरा वो एंगल 90 है, ये वाला, ये इतना 90 माइनस बीटा है, तो यहां इस लाइन ऑफ एक्शन से कितना लाइन बनाएगा, ये बीटा बनाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा है और V1 इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, V1 के साथ। तो ये कितना होगा फिर, कौन सा वाला, ये वाला, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है। अब मुझे निकालना है कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कितना एंगल बना रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन से, कौन सा, V1, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये V1 इस से ये कितना होगा फिर, ये होगा अल्फा। कैसे, अब देखो भाई, ये तो पूरा 180 होगा, पूरा 180 होगा, यहां से यहां तक पूरा 180 होगा, उसमें से ये 90 माइनस अल्फा है, माइनस कर दिया, ठीक है। और ये 90 है, इतना तो 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, ये भी माइनस हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है। तो वो कितना होगा, 180 में से
90 गया और प्लस अल्फा, तो अल्फा बचा। ठीक है, समझ गए? तो अब ये मतलब कि V1 जो इस लाइन ऑफ एक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो इसका V1 का कंपोनेंट इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग क्या होगा, V1 cos अल्फा। और V2 वेलोसिटी कंपोनेंट इस बॉडी का कितना एंगल बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन से, बीटा, तो इसका इसके अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, V2 cos बीटा। ठीक है, अब अब देखो ये बॉडी, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये ड्राइवर इसको कंटिन्यूअसली मोशन देगा। भाई अगर इस ड्राइवर को मोशन ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करनी है, तो कंटिन्यूअसली, ये तो भाई कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो अगर इसको भी कंटिन्यूअसली मूव कराना है ड्रिवन को, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट कंटिन्यूअसली होना चाहिए। मतलब कि एक पल भर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इन दोनों का कांटेक्ट अलग नहीं होना चाहिए। यहां पर पॉइंट कांटेक्ट है, क्षण भर के लिए भी ये पॉइंट का कांटेक्ट सेपरेट नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसको कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है और इसको अगर इस शाफ्ट को कंटिन्यूअसली मोशन देना है, तो इस पॉइंट का कांटेक्ट किसी भी क्षण के लिए पूरे मोशन में, एक पूरे रोटेशन में सेपरेट नहीं होना है इस पॉइंट के कांटेक्ट को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है V1 इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इस बॉडी का, और V2 cos बीटा इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो V2 cos बीटा है इस बॉडी का कंपोनेंट, और V1 cos अल्फा है इस बॉडी का कंपोनेंट इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि फोर्स जो लगा रहा है ये ड्राइवर इस बॉडी पर इस लाइन के अलोंग लगा रहा है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग लगा रहा है, तो मतलब कि फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो क्या होगा, अगर मान लो इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगा, तो इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगा है वो अगर इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा, मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, मतलब कि अगर V1 cos अल्फा अगर ग्रेटर देन हो गया V2 cos बीटा के, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि V1 cos अल्फा अगर V2 cos बीटा के ग्रेटर हो गया इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, तो भाई ये तो सेपरेट होने की कंडीशन हो गई। मतलब कि समझ रहे हो, कंटिन्यूअसली मोशन प्रदान नहीं कर पाएगा कोई ऐसी कंडीशन कहीं। अब भाई ये मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी की यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है इस डायरेक्शन में और इसकी कम है। इस बॉडी का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, इस लाइन एक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन में कम है, और इसकी बॉडी का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ज्यादा है। भाई एक ज्यादा है एक कम है, समझ रहे हो? तो कहीं हो पाएगा कंटिन्यूअसली मोशन दे पाएगा कहीं नहीं दे पाएगा। क्यों भाई, एक जब तक दोनों के कंपोनेंट सेम नहीं होंगे, जब तक दोनों के कंपोनेंट इस फोर्स की डायरेक्शन में सेम नहीं होंगे, तब तक सेम कंटिन्यूअस मोशन नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा दोनों बराबर होने चाहिए। समझे?
V1 cos अल्फा V2 cos बीटा दोनों बराबर होने चाहिए। भाई अगर क्या होगा, थोड़ा सा भी इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इसमें ज़्यादा है तो ये तो इसको धक्का दे देगा। अब भाई ये तो फिक्स है ना, यहाँ पर इधर उधर तो जाएंगे नहीं, इनको तो कहीं जाना नहीं है, ये यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है। तो क्या होगा, या तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ये यहाँ पर जर्क लगेगा, धक्का जैसा लगेगा, जैसे ना एकदम से धक्का लगेगा। अब कोई तेज चल रहा है, कोई अगर बॉडी तेज रोटेट कर रही है, कोई धीरे रोटेट कर रही है, तो तेज वाली बॉडी तो धीरे वाली बॉडी को धक्का मारेगी, टूट सकता है, सेपरेट हो सकता है, समझ रहे। पर अगर दोनों सेम रोटेशन पे चल रहे हो, समझ गए, दोनों अगर सेम चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए होगे। तो V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा का कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो V1 cos अल्फा V2 cos बीटा। अब V1 cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, V क्या होता है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट V1 R ओमेगा होता है। भाई ये देखो, अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और ये वेलोसिटी, इसका जो यहाँ से इस सेंटर से डिस्टेंस R है, तो इसका क्या कंपोनेंट होगा, R ओमेगा होता नहीं होता, V इक्वल्स टू R ओमेगा। तो V1 का क्या है, R क्या है यहाँ पर, V1 R क्या है, ये वाली डिस्टेंस, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितनी है, ये मान लिया मैंने यहाँ पर Q है, ये पॉइंट मैंने Q मान लिया, ये मैंने O2 मान रखा है, ये O1, ठीक है। तो R क्या है, O1Q और ओमेगा 1 से तो रोटेट कर ही रहा है cos अल्फा, और V2 क्या है, ये वाली डिस्टेंस O2Q, ठीक है, O2Q, और ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है cos बीटा, ठीक है। तो cos अल्फा को और क्या cos अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, cos अल्फा क्या है हमारा, ये है cos अल्फा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, cos अल्फा क्या होगा, O1Q ओमेगा 1, cos अल्फा क्या होगा, क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस ये है ना, ये, तो इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, तो बेस क्या है ये, और हाइपोटेन्यूस क्या है ये, तो क्या है, cos अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, O1m डिवाइडेड बाई O1Q, ऐसे ही O2Q मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2, cos बीटा कितना हो गया, ये बेस हो गया O2m O2n, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया O2Q। तो O2Q से O2Q कैंसिल, O1Q से O1Q कैंसिल, तो ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 क्या आ गया, O2n डिवाइड बाई O1m, समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टू O2n डिवाइड बाई O1m, ये तो आ गया, ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ठीक है, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, यहां पर लिख देता हूं इसको, चमक तो रहा होगा, यहां लिख देता हूं ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 O2n डिवाइड बाई O1m, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे कलर से, ये जो है, ये O1 को O2 से, ये O2 है, इससे कनेक्ट करता हूं, ये लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर से, ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ करी, ये तो ये यहां पर इस लाइन ऑफ एक्शन को यहां इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। O1 से O2 को मैंने मिलाया, तो लाइन ऑफ एक्शन, ये वाली लाइन, इस लाइन ऑफ एक्शन MN को P पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो मैं तो एक चीज देखना, मैं यहां पर एक अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, क्या, ये
और ये, ठीक है। ये देखो, मैं ये वाली लाइन कौन सी, ये मेरा O2 हो गया, ये मेरा O1 हो गया, ठीक है। अब O2 से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये मेरी Mn वाली लाइन हो गई, ठीक है, Mn ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो है मेरी O1 से O2 को मिलाने वाली, जो इंटरसेक्ट कर रही है P पर, ये, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये तो बराबर होंगे, ये दोनों एंगल, और ये 90 डिग्री है ही, ठीक है, ये 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, कौन कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल O2NP, ठीक है। तो O1MP में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि आमने सामने एंगल है ना, आमने सामने एंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन सीधी है और ये भी है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है। और ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल होंगे भाई, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब तीनों किसी भी ट्रायंगल के, ये इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर है, तो भाई सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल O1P O1MP सिमिलर ट्रायंगल, O2NP के सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका मतलब इनकी जो ये है, ये भी सिमिलर होंगे। तो मतलब कि अगर मैं कहूं O1P डिवाइडेड बाई O2P इज इक्वल टू O1M डिवाइड बाई O2N इज इक्वल टू MP डिवाइड बाई NP, इनका भी सब सिमिलर है, ठीक है जी। तो सिमिलर केस में ये हो गया। अब आपको पता है कि ω1 डिवाइड बाई ω2 इक्वल टू O2N डिवाइड बाई O1M। देखो, तो O1M डिवाइड बाई O2N करा, तो ये क्या हो गया, ω2 डिवाइड बाई ω1, समझ गए। O1M डिवाइड बाई O2N लिखा है ना मैंने, तो उल्टा हो गया, तो ω2 डिवाइड बाई ω1, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया, देखो यहां से ये निकल के आया कि ω1 डिवाइड बाई ω2 इज इक्वल टू O2P डिवाइड बाई O1P। ω1 डिवाइड बाई ω2, ω1 डिवाइड बाई ω2 इक्वल टू O2P डिवाइड बाई O1P, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर जब ω1 डिवाइड बाई ω2 इक्वल टू O2P डिवाइड बाई O1P, ω1 डिवाइड बाई ω2 O2P O1P। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, पहले इस वाले जो रिलेशन है ये वाला, इसका मतलब समझो कि कोई भी दो बॉडी अगर रोटेट कर रही हैं, नहीं मतलब एक बॉडी शाफ्ट वो रोटेशन में है और वो जो दूसरी बॉडी है उसको रोटेशन में ला रही है, उसको रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसमें ये रिलेशन फॉलो होगा, कौन सा वाला, ये वाला। फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी विच हैव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी विच हैव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब लॉ ऑफ गियरिंग क्या निकल के आएगा, अब आपको पता है गियर का क्या है कि वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए।
मतलब कि ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 कांस्टेंट। फॉर अगर गियर है, मैंने कहा ना गियर के बारे में कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट फॉर गियर के केस में। तो इसका मतलब अगर ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 कांस्टेंट है तो O2P डिवाइड बाई O1P भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, O2P डिवाइड बाई O1P भी कांस्टेंट होगा। मतलब कि P इज द फिक्स पॉइंट। अब भाई O1 O2 ये तो फिक्स है ही, तो मतलब कि P इज द फिक्स्ड पॉइंट फॉर ए कांस्टेंट। कांस्टेंट होने के लिए P को फिक्स होना पड़ेगा, ठीक है, वो हिल नहीं सकता, मतलब कि फिक्स है। मतलब कि O2P और O1P आर द फिक्स्ड पॉइंट। P जो है वो फिक्स पॉइंट है, समझ गए, P क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो अब आपको पता है कि गियर के केस में फिक्स पॉइंट, यार ये छोटा, एक मिनट रुकना, ठीक है, ये तो पता चल गई। अब देखो गियर के केस में दो गियर हैं, उनको देखो गियर को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, उसके पिच सर्किल से। पिच सर्किल आगे बताऊंगा। पिच सर्किल, अगर ये मेरा पिच सर्किल है, समझ गए। गियर अगर आपको कहीं भी मिल अगर आप ढूंढने जाओगे तो कहोगा, तो वहां पर अगर आप कहोगे कि मुझे इतने डायमीटर का गियर चाहिए, तो वो आप बता रहे हो उसका पिच सर्किल डायमीटर, ठीक है। तो जो पिच सर्किल डायमीटर है ये गियर है, और ये दूसरा गियर है, इसका पिच सर्किल डायमीटर ये है। तो जो ये यहाँ पर ये पॉइंट कांटेक्ट करते हैं वो होता है उसका पिच पॉइंट। पिच पॉइंट, समझ गए। दो पिच सर्किल डायमीटर के गियर कहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, उसके पिच पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो, अब देखो यहां से लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लॉ ऑफ गियरिंग की बात कर रहा हूं। गियर का लॉ होने के लिए ये वो वाला जो यहां पर मैंने बताया था, वो तो ये था कि फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी, किसी भी टाइप की बॉडी हो, विच है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। पर गियर के केस में क्या है कि वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है तो O2P डिवाइड बाई O1P कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब P क्या है, P फिक्स है। P क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो यहां से क्या बात निकल के आई कि जो लाइन ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। लॉ ऑफ गियरिंग में क्या बात निकल के आई कि लाइन ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। पास हो रहा नहीं हो रहा, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पिच पॉइंट से पास हो रहा है। ऑन द लाइन जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्किल। समझे, line of action should always pass through a fixed point on the line join the center of the circle। यहां पर तो P क्या हो गया, P हो गया फिक्स्ड पॉइंट। और गियर के केस में P फिक्स्ड पॉइंट कहां पर है, पिच पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज पास थ्रू द, ये और ये देख लो, यहां पर देखो O1 O2, ये मेरा O1 O2 को मैंने सेंटर से मिलाया, जैसे मैं यहां मिलाया हूं, और लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन के अलोंग, तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। तो कहां पर पास कर रहा है, यहां पर। तो ये पॉइंट क्या हो गया, पिच पॉइंट। इसको ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो गियर के केस में
जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो पिच पॉइंट होता है। ठीक है, समझ गए? तो गियर का लॉ क्या कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो पिच पॉइंट है, समझ गए? ऑन द लाइन जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल की लाइन ज्वाइन करा, और लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वो चीज तो समझ में आ गई आपको। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगा? ये जो टेंजेंट लाइन है ड्रॉ, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो एक कैसे ये था, ये तो टेंजेंट, इस पॉइंट के टेंजेंट, तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी इसके अलोंग। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसके अलोंग इन दो वेलोसिटी कंपोनेंट का कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि v1 और v2 का कंपोनेंट इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग v1 cos अल्फा v2 cos बीटा हो गया। तो इस टेंजेंट लाइन के अलोंग v1 का कंपोनेंट कितना होगा और v2 का कितना कंपोनेंट होगा? अब देखो, ये जो टेंजेंट लाइन है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन के, समझ रहे हो ना? लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है होगी। ये जो टेंजेंट वाली लाइन है इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर। तो v1 का कंपोनेंट तो इसकी डायरेक्शन v1 cos अल्फा था, तो यहाँ पर क्या होगा v1 sin अल्फा, और v2 का कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग v2 cos बीटा था, इसके अलोंग क्या होगा v2 sin बीटा। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकल के आएगा वो क्या आएगा? v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा, ये होगी वेलोसिटी। स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगी। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होगा, पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी। ठीक है, गियर पे आप देखोगे ना, अब हो गई यार, देखो यहाँ पर है, ये थोड़ा बहुत स्लाइडिंग रहेगा, गियर में थोड़ा बहुत स्लाइडिंग रहेगा उनके टीथ के बीच में। ठीक है, तो कितना कंपोनेंट होगा? v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा होगा। अब v1 क्या है? O1q ओमेगा 1, O1q ओमेगा 1। ठीक है, और साइन अल्फा का कंपोनेंट, साइन अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब अल्फा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये लाइन है QM डिवाइड बाई O1q। ठीक है, माइनस v2 क्या है? O2q ओमेगा 2। साइन बीटा क्या है? इस एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये क्या है? ये QN डिवाइड बाई O2q। तो O2q से O2q, O1q से O1q, तो क्या बचा? ओमेगा 1 QM माइनस ओमेगा 2 QN। QM को क्या लिख सकते हैं हम? QM को क्या लिख सकते हैं? QM को P के फॉर्म में PM माइनस QP, PM माइनस QP, ये लिख सकते हैं ना QM को। इसमें से ये घटा दिया, ऐसी ओमेगा 2। QN को क्या लिख सकते हैं? QN को क्या लिख सकते हैं? QP प्लस PN, QP प्लस PN। ठीक है, तो ओमेगा 1 PM माइनस ओमेगा 1 QP माइनस ओमेगा 2 QP माइनस ओमेगा 2 PN। ठीक है, तो ओमेगा 1 PM और ओमेगा 2 PN कैंसिल हो गए।
अब ये आप कहोगे कैसे कैंसिल हो गए, यहाँ से देखो जो हमने रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन निकाला था हमने निकाला था, नीचे चमक रहा है, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर ये वाला 3 के फॉर्म में रिलेशन निकाला था ना, ω1 डिवाइड बाई ω2 O2P O1 O2P और O1P और Pn डिवाइड बाई Pm। भाई क्या निकाला था, O1P ω1 डिवाइड बाई ω2 क्या था, O2P डिवाइड बाई O1P और Pm डिवाइड बाई Pn, ठीक है, Pm डिवाइड बाई Pn और O1m क्योंकि ω1 का ले रहा हूं तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ω1 डिवाइड बाई ω1 का ले रहा हूं तो O2P, ठीक है, ω1 का ले रहा हूं तो Pn, ω1 का ले रहा हूं तो Pn, हाँ Pn, ठीक है, ω1 का ले रहा हूं तो O2n और O1m। ये रिलेशन था फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी इन विच व्हेन देयर इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये रिलेशन, तो ω1 Pm ω2 Pn इक्वल होंगे, तो माइनस पर कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा, ω1 प्लस ω2 QP, ठीक है, माइनस का बाहर आ गया, माइनस क्या शो करता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइड, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या निकल के आएगी, ω1 प्लस ω2 इज इक्वल्स टू QP। Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P क्या है, पिच पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, QP क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P पे आ जाए, Q जो है अगर P पे हो, मतलब कि QP अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, 0, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, 0। तो QP पर कब होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पिच पॉइंट पे कब होता है, जब जो दो सर्किल, जब दो गियर कहाँ पर होते हैं, पिच पॉइंट पर होते हैं, मतलब पिच पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0 होता है, पिच पॉइंट पे, समझे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दो गियर आए, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पिच पॉइंट से होते हुए गया, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पिच पॉइंट से होते हुए जाएगा, जब दो गियर इंगेज हो रहे होंगे और जब उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पिच पॉइंट पे होते हुए जाएगा, पिच पॉइंट पे होगा, तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0 होगा। कोई ना कोई बात का, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर इस पिच पॉइंट पे होते हुए गया तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0 होगा, समझ गए, वरना वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग रहेगा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बताऊंगा।